ओके, गुड इवनिंग। आज कंपनी ऑडिट का हमारा आखिरी सेक्शन है 148 कोस्ट ऑडिट। अगर देखा जाए तो इसका भी मैं अलग से ही एक दुनिया बना सकता था। कोस्ट ऑडिट एक अलग ही सेक्शन, जैसे कारो बना दिया था ऐसे ही ये भी बना दूंगा अगले अगले टाइम पे। तो 148 को कुछ 4-5 पेजेस का चैप्टर है। टोटल 3 तरह की ऑडिट्स हैं आपके पास। एक कंपनी ऑडिट चल रही है जिसको आप स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलते हैं। एक आपके पास आई थी कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट। एक आपके पास अब ये आने वाली है कोस्ट ऑडिट, है कंपनीज की ही, लेकिन ये स्टैट ऑडिट नहीं है, कोस्ट ऑडिट है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर स्टैट ऑडिट हो रही है तो टैक्स ऑडिट या टैक्स ऑडिट वगैरह नहीं होनी, क्योंकि एक तो हो रही है ना। लेकिन कोस्ट ऑडिट में ऐसा नहीं है। अगर स्टैट ऑडिट भी हो रही है तो कोस्ट ऑडिट भी हो सकती है। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कोई एक ही होगी। वो टैक्स ऑडिट के केस में था, क्योंकि टैक्स ऑडिट भी स्टैट्यूटरी मानी जाती है, कंपनी ऑडिट भी। ये कोस्ट ऑडिट भी स्टैट्यूटरी पार्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। जब कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है तो स्टैट्यूटरी पार्ट मतलब ऑब्वियस बन ही गया ना। लेकिन ये किसी प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज जो मेनली होंगी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड और पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड, और जो इकोनॉमी से रिलेटेड होती हैं। जनरली ये रहने वाला है पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो उन कंपनियों की कोस्ट ऑडिट होती है। ठीक है, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सेक्शन 148 का 1 सब सेक्शन आपको यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है। 139 वाले याद करने थे, 141 वाले याद करने थे। 139 वाले तो बड़े तरीके से याद हो ही गए थे अपॉइंटमेंट के। 141 में डिस्क्वालिफिकेशन के, ठीक है, वो जो 9 पॉइंट्स थे, 3 का, डी का, A1 BC, वो यहाँ पे याद करने हैं, यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर कोस्ट ऑडिट का कुछ भी आता है आप सेक्शन 148 लिख लेना। नीचे 2-3 रूल्स आएंगे वो बता दूंगा कि रूल वो नंबर याद कर लेना। तो पहला है ऑर्डर फॉर कोस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। मुझे एक बात बताओ, कोस्ट रिकॉर्ड्स और कोस्ट ऑडिट ये दो चीजें अलग अलग होंगी कि सेम? पहले अपने फोन साइलेंट कर लो सारे। पहले मुझे एक बात बताओ, कोस्ट ऑडिट और कोस्ट रिकॉर्ड्स ये दोनों सेम चीजें होंगी या मतलब अलग अलग? कोस्ट रिकॉर्ड एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते थे तो अकाउंटिंग ऑडिट अलग चीज थी ना, तो ऐसे ही कोस्ट रिकॉर्ड्स अलग चीज होंगे, कोस्ट ऑडिट अलग चीज। अब अगर मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ गेम खेलने के लिए, मुझे बताओ कौन सी कहाँ पे फिट बैठेगी। टोटल पूरे इंडिया में सोच के देखना, टोटल पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में समझ लो 100 तरह के आर्टिकल्स होते हैं। मैंने ऐसे ही बना लिया, ठीक है। कैमरा हो गया, कपड़े हो गए, फर्नीचर हो गया, ऐसे टोटल 100 तरह के आर्टिकल्स। गवर्नमेंट ने बोला उस 100 में से ना कुछ 15 आर्टिकल्स हैं, अगर आप वो वाले आर्टिकल बना रहे हो और आप वो वाली कंपनी हो, जैसे समझ लो उसमें से एक आया पावर बिजली, एक आए हथियार आर्म्स, ठीक है, एक आ गए कोई सॉफ्टवेयर। तो उन्होंने कोई 100 में से टोटल 15 कंपनियों को बता दिया अगर आप ये वाले 15 तरह की कंपनीज हो या ऐसे आर्टिकल्स बनाते हो तो आपको कोस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। डन? समझने के लिए अब मेरे को बताओ, क्या फिर सिनेरियो ये होगा कि उस 100 में से कोई 25 कंपनियों को कोस्ट ऑडिट करवानी पड़ेगी या 15 में से कुछ 10 कंपनियों को कोस्ट ऑडिट करवानी पड़ेगी? 15 में से दो क्वेश्चन दोबारा से। 100 में से 15 कंपनियों को कोस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। अब मैं कह रहा हूँ उस 100 में से क्या कोई ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि 25 कंपनियों को कोस्ट ऑडिट करनी है? कॉस्ट रिकॉर्डिंग जब कोस्ट रिकॉर्ड ही नहीं है तो कोस्ट ऑडिट कैसे करवाएंगे? तो पहले ये क्या कहते हैं, इक्वेशन तो गलत हो गई। जब 100 में से 15 को बोल रहे हो कोस्ट रिकॉर्ड रखो, कोस्ट रिकॉर्ड की तो कोस्ट ऑडिट होगी। तो इसका मतलब है या तो मैक्सिमम से मैक्सिमम गवर्नमेंट कहेगी 15 कंपनी जो कोस्ट रिकॉर्ड बना रहे हैं वो कोस्ट ऑडिट करवा ले, अदरवाइज सिनेरियो रहने वाला है लेस देन और इक्वल टू 15 कंपनियां जिनकी कोस्ट ऑडिट होने वाली है। ठीक है, तो क्या 100 में से ऐसे 15 कंपनियां हैं? टोटल 100 प्रोडक्ट तो होते ही नहीं है, लाखों प्रोडक्ट होंगे पूरे वर्ल्ड में। मैंने तो आपको समझाने के लिए बोल दिया। कुछ के कोस्ट रिकॉर्ड करने हैं, कोस्ट रिकॉर्ड में से फिर कुछ और बताएंगे गवर्नमेंट, उनकी आपको क्या करनी है? कोस्ट ऑडिट। वो कैसे बताएंगे? वो कुछ लिमिट्स बताएंगे, अगर आपकी टर्नओवर क्रॉस कर रही है या ये चीजें जैसे तंबाकू, हथियार, ऐसे प्रोडक्ट होते हैं। डन? तो पहला है कोस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जब भी कोस्ट रिकॉर्ड्स की बात आएगी सीजी बीच में आएगा। जब भी कोस्ट की बात होगी तो सीजी बीच में आएगा। देखो तो सीजी में बाय ऑर्डर, तो कुछ कंपनियों को वो ऑर्डर देगा, कुछ क्लास ऑफ कंपनियों को जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है या कुछ सर्विसेज में इन्वॉल्व है, कि वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ साथ कोस्ट रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले लिख दो सीजी इज इन्वॉल्व इन कोस्ट ऑडिट। सीजी इज इन्वॉल्व, इतना लिख दो। सीजी इज इन्वॉल्व, ठीक है।
उसके बाद आपके पास है however in respect of any class of companies regulated under a special act CG is required to consult the regulatory body special act यानी कि फॉर एग्जांपल एडा आरबीआई। तो अगर ऐसी कोई कंपनीज हैं जिनकी रेगुलेटरी बॉडी आपने पहले ही एस्टेब्लिश करके रखी हुई है सेबी, तो फिर अगर आपने उन कंपनी की कोस्ट ऑडिट करवानी है तो पहले उस रेगुलेटरी बॉडी से डिस्कस कर लेना। रेगुलेटरी बॉडीज में लिख लो सेबी, आरबीआई। आगे नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, कोस्ट ऑडिट। अगला ऑर्डर फॉर कोस्ट ऑडिट है, तो कोस्ट ऑडिट पढ़ो एक बार। सेम देखो वही है, सीजी उन कोस्ट रिकॉर्ड वाली कंपनियों में से कुछ कंपनियों की छानबीन करेगी, उनको बोलेगी कोस्ट ऑडिट करवाओ। पेज नंबर बताओगे मुझे एक बार। आगे हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ कोस्ट ऑडिटर। सीए, सीएम में सीए नहीं आएगा, ध्यान से रखना। यहाँ पे लिख दो पहले ही कोस्ट अकाउंटिंग इन प्रैक्टिस, यानी कि सिर्फ सीएम में, और अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। तो सीए इज इक्वल टू कोस्ट ऑडिटर। क्या हो रहा है, तो ये सीए इज इक्वल टू लिखो, सीए इज इक्वल टू कोस्ट ऑडिटर, इसको कट कर दो। रेम्युनरेशन डिटरमाइंड बाय द मेंबर। तो दो पॉइंट आपके पास आ गए। कौन कौन कोस्ट ऑडिटर हो सकता है, कोस्ट ऑडिटर हो सकता है कौन, सीएमए, यानी कि कोस्ट ऑडिटर इन प्रैक्टिस। और जो अपॉइंट किसके द्वारा होगा, अपॉइंट होगा बाय द बोर्ड। रेम्युनरेशन कौन फिक्स करेगा, मेंबर। इट इज टू बी नोटेड दैट द पर्सन अपॉइंटेड, पर्सन मतलब वही ऑडिटर, अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 यानी कि अपॉइंटमेंट में as an auditor of company cannot be appointed for the conducting the audit of cost record। यही चीज मैंने आपको बोली थी, जहां पे 139 में स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन अपॉइंट हो रहा था, सीए इन प्रैक्टिस या फर्म, यही हो रहे थे। तो उनको बोला कि आप कोस्ट ऑडिटर नहीं कर सकते फिर। और उसके बाद बोला सिंपली द ऑडिटर ऑफ कंपनी कैन नॉट बिकम, अगर कोई स्टैट्यूटरी ऑडिटर होगा वो भी नहीं बन सकता। यानी कि 139 में जो अपॉइंट हो सकते हैं सीए इन प्रैक्टिस वो भी नहीं हो सकते, और जो कंपनी की ऑडिट कर रहा होगा वो भी नहीं हो सकता। उसके बाद है कंप्लायंस विद कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे आपने एएस पढ़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एसए पढ़े ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ऐसे ही कोस्ट के भी अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो जब आप उनकी कोस्ट ऑडिट या कोस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, कोस्ट ऑडिट करने जाओगे, तो उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना। क्योंकि जब आप अपनी ऑडिट कर रहे हो तो एसएस को फॉलो कर रहे हो ना, तो यहाँ पे ऐसे सीएस को फॉलो करना है। उसके बाद है आपके पास कंप्लायंस विद कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया। नेचर ऑफ कोस्ट ऑडिट, कह रहे हैं नेचर ऑफ कोस्ट ऑडिट है इन एडिशन, सर्कल कर दो, इन एडिशन। इन एडिशन का मतलब जो ऑडिट हो रही है आपके पास 143 वगैरह वाली, 139 वाली, वो तो होती रहेगी, साथ में आपके पास नेक्स्ट आपके पास है क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ कोस्ट ऑडिटर। कह रहे हैं जो भी एप्लीकेबल थी ऑडिटर को, पहला पॉइंट देखो, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, ड्यूटीज, राइट, पावर। तो यानी कि 139 से 143 तक जो ऑडिटर को अप्लाई हो रहा था वो कोस्ट ऑडिटर को भी अप्लाई हो जाएगा। उसको भी आप सारी असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड करोगे, ठीक है, कोस्ट रिकॉर्ड को, और वो अपनी रिपोर्ट सौंप देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। इसको लिखो एमसीक्यू क्वेश्चन, पेपर में आपके पास ये क्वेश्चन निकल के आएगा, एमसीक्यू या ट्रू एंड फॉल्स। अदरवाइज यहाँ पे एक और पॉइंट, डी पॉइंट अपने हाथों से ऐड करो। इन केस ऑफ नॉर्मल ऑडिट, नॉर्मल यानी कि स्टैट्यूटरी ऑडिट, डी पॉइंट इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट या फिर नॉर्मल ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट सबमिटेड टू मेंबर्स, ऑडिट रिपोर्ट इज सबमिटेड टू मेंबर्स। अभी तक के पॉइंट देखते हैं क्या क्या निकल के आए। कोस्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट किसने की थी,
रेम्युनरेशन किसने फिक्स की थी? मेंबर्स ने। कोस्ट ऑडिटर कौन कौन हो सकते हैं? सीएमए प्रैक्टिस। क्या कंपनी का ऑडिटर कर सकता है? 139 वाला सीए कर सकता है? नहीं। कोस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा? बीओडी को। क्यों? रीजन? क्योंकि अपॉइंटमेंट भी उसने की थी। नॉर्मल ऑडिट के केस में अपॉइंटमेंट कौन करता है? एजीएम में। एजीएम में मेंबर्स, तो उसकी रिपोर्ट भी किसको सौंपते हैं? मेंबर्स को। नेक्स्ट आपके पास है फर्निशिंग द रिपोर्ट एंड एक्सप्लेनेशन टू सीजी। कह रहे हैं जैसे ही आपने अपनी कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट सौंप दी, साथ साथ सीजी को भी इन्वॉल्व करना है, क्योंकि ऊपर ही हमने पहली लाइन में बोल दिया था कोस्ट ऑडिट में इन्वॉल्व कौन होता है? सीजी। अ कंपनी शैल विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ कॉपी ऑफ कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ट्रायंगल बनाओ साइड पे। यहाँ पे आपके पास सीएमए है। सीएमए किसको रिपोर्ट सौंप रहा है? बीओडी को, यानी कि कंपनी को। कह सकता हूँ ना, कंपनी को यानी कि बीओडी को। और वो आगे रिपोर्ट किसको सौंप देंगे? मेंबर को नहीं बेटा, सीजी को। ध्यान से देखो टॉपिक क्या चल रहा है। कंपनी शैल विद इन 30 days सबमिटेड रिपोर्ट टू। कब से? जब कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जब उसको रिसीव हुई होगी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद है सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनी। सर इसमें जैसे लिखा हुआ है कि सीएमए जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देगा, उसका पीरियड नहीं है कोई? उसका पीरियड आएगा ना अभी आगे। अभी तो दुनिया शुरू हुई है कोस्ट ऑडिट की, देखते चले जाओ। जितना आपने कंपनी ऑडिट पढ़ लिया ना, जितना कंपनी ऑडिट पढ़ लिया उसका सारांश रूप, क्रक्स रूप, समरी रूप, ये सारी कोस्ट ऑडिट है, सब कुछ आएगा। वैसे मैं बता देता हूँ आपको सस्पेंस, चलो नहीं तो आपको लगी रहेगी। 180 days में देनी होती है, कल भी बताया था। गवर्नमेंट ऑडिट के केस में भी, यहाँ पे भी क्लोजर के 180 दिन के अंदर देनी होती है, फिर उसके 30 दिनों के अंदर उसको देनी होती है, सब कुछ आएगा। सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनी, कौन कंपनी से इन्फॉर्मेशन मांग रहा होगा? सोच के देखो, थोड़ा सा सोच के देखो। अभी अभी आपने रिपोर्ट तो या सीजी को सौंपी है, तो सीजी मांगी, तो सीजी कंपनी से कोई एक्सप्लेनेशन मांग सकती है। ये इंटरलिंक चल रहे हैं। देखो पहले आपने रिपोर्ट किसने किसको दी? कोस्ट ऑडिटर ने बीओडी को यानी कंपनी को। कंपनी ने आगे दी थी सीजी को। फिर अगला टॉपिक है सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनी। कंपनी से कौन इन्फॉर्मेशन मांग सकता है? सीजी। उसके बाद है पेनल्टी। कह रहे हैं पेनल्टी भाई 147 वाली, इतना टाइम नहीं है हमारे पास अलग अलग लगाए, मोटाटिस मोटांडिस हम इधर ही लगा देंगे। उसके बाद आप ये पढ़ो रूल 14, एक बार के लिए पढ़ना, मैं 2 मिनट में आया। अनुज रिफ्रेश भी होगी मेरी देख के, फिर भी पता नहीं लग रही है। गलत नहीं होना है मेरे को कहते हैं कि आप आपसे बोल रहा था मैं नहीं आप कोर्स ये वाला सीखने बदला लेंगे। कॉस्ट होना कॉस्ट लिखा हुआ है मेरे पास तो। अब होंगी नहीं सेकंड सेकंड वाला बी पॉइंट बी। अच्छा मतलब ये वाला कॉस्ट हाँ कॉस्ट है ना कॉस्ट है कौन से कॉस्ट में बी पॉइंट है रूल 14 वाला। अच्छा
अच्छा ज्यादा ये दिखाना चाहता हूँ तब अच्छे से पढ़ता हूँ तुम्हारे तरह नहीं। लेकिन हमें ज्यादा सच में पढ़ता है। लाइन में क्या था पूछे पढ़ लिया किसी ने? दादा से पूछे इसका करेक्ट बता दो क्या था इस लाइन में। करेक्ट बताओ इसमें करेक्ट दे दो इसको। रूल 14 ऑफ कार 2014। कार की फुल फॉर्म नीचे लिखी हुई है, पढ़ लिए क्या थे? कोई समझाएगा? अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो तो फिर बोर्ड वाले पॉइंट वो रिकमेंड करेगी नहीं। सेम वैसे ही थी 139 में जैसे आई थी, रिकमेंडेशन करनी है। अगर ऑडिट कमेटी होगी तो ऑडिट कमेटी किसको रिकमेंड करेगी? बीओडी को। और फिर बीओडी ही तो अपॉइंट करता है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मेंबर आ रहे थे, यहाँ पे मेंबर आए थे, क्यों नहीं आए होंगे मेंबर बताओ? अपॉइंट ही बोर्ड कर रहा है तो बताओ मेंबर को क्यों इन्वॉल्व करना बीच में? रेम्युनरेशन ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी। ठीक है। और उसके बाद है रेटिफाइड सब्सिक्वेंटली बाय शेयर होल्डर्स। क्योंकि रेम्युनरेशन के लिए आपने ऊपर क्या पॉइंट पढ़ा था स्टार्टिंग पेज पे? मेंबर्स, इसलिए रेम्युनरेशन तो रेटिफाई करने का मतलब होता है बाद में अप्रूवल एक तरह से, ठीक है, कि हमारी कंफर्मेशन है। इन केस ऑफ अदर कंपनीज तो बीओडी करेगी सब कुछ, और उसके बाद रेम्युनरेशन को कौन कर देगा? शेयर होल्डर्स। आज हमारी टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी आ रही है गड़बड़। चलो जी, उसके बाद है आपके पास रूल 3, जो मैंने आपको बोला था क्या याद रखना है ना, 2 या 3 रूल्स बोले थे, तो इसमें ये याद रखना है रूल 3, ठीक है। तो पहले लिख लो रूल 3, ये नंबर याद रखना है आपको। रूल 3 अब आपको बता रहा है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स किस किस को मेंटेन करने हैं। तो कॉस्ट रिकॉर्ड किसको मेंटेन करने हैं? फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग द फॉरेन कंपनीज engaged in the production of goods or services having an overall turnover। ओवरऑल टर्नओवर को सर्कल करो, लिखो ओटीओ, ओवरऑल टर्नओवर। इसकी शॉर्ट फॉर्म हम यूज करके चलेंगे ओटीओ। ओटीओ फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज 35 करोड़ और मोर। तो कहने का मतलब बड़ा ही सिंपल है, कोई कंपनी स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज होंगी जिनकी एनुअल टर्नओवर, एनुअल नहीं ओवरऑल टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको इस साल क्या करने पड़ेंगे? कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। अ कंपनी विच इज क्लासिफाइड एज माइक्रो एंटरप्राइज, माइक्रो एंटरप्राइज मोर एंड रिप्लेस अंडर द माइक्रो स्मॉल, ठीक है, बस माइक्रो एंटरप्राइजेज है तो वो क्या हो जाएंगी आपकी? एग्जम्प्ट। अब बात आती है स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज कौन सी होती हैं? उसमें 2 होती हैं, एक रेगुलेटेड सेक्टर, एक नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स। कौन कौन सी 2 हैं? एक रेगुलेटेड सेक्टर और एक नॉन रेगुलेटिंग सेक्टर्स। रेगुलेटेड सेक्टर जैसे कौन है? टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, गैस, इनके ऊपर अथॉरिटीज बैठी हैं। क्या आपको ये याद रखने हैं? ये याद नहीं रखने। क्वेश्चन बताएगा आपको कि ये रेगुलेटेड कंपनी है कि नॉन रेगुलेटेड। यहाँ पे सर हमें जरूरत तो पड़ नहीं रही, लेकिन आगे कॉस्ट ऑडिट करेंगे ना, इसके अगला जो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट, उसमें जरूरत पड़ेगी कि रेगुलेटेड या नॉन रेगुलेटेड। यहाँ पे तो बड़ा ही आसान था, स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनी, चाहे वो रेगुलेटेड हो चाहे नॉन रेगुलेटेड हो, अगर उसकी ओटी हो 35 करोड़ या उससे ज्यादा है तो उसको कॉस्ट, गलत, कॉस्ट रिकॉर्ड आएगा, तो उसको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। नॉन रेगुलेटिंग सेक्टर में जैसे टर्बोजेट्स, आर्म्स, एम्यूनेशन, आयरन, स्टील, रबर, ये आपको भी याद करने की जरूरत नहीं है। रूल 3 में क्या था? कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट रिकॉर्ड 35 करोड़ और मोर ओटीओ। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी डायग्राम बना रहा हूं, साथ साथ ही बना लो।
रूल नंबर कौन है ये वाला? रूल नंबर कौन सा है ये? अब तो कोस्ट ये वाला 4 है कोस्ट ऑडिट का। रूल नंबर 4 कोस्ट ऑडिट। कोस्ट रिकॉर्ड्स का तो आप बना ही नहीं सकते थे, एक तो लाइन थी 35 करोड़ या उससे ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर वो रेगुलेटेड सेक्टर वाली कंपनी हुई तो उसकी आईटीओ और ओटीओ चेक करनी है। आईटीओ मतलब इंडिविजुअल टर्नओवर, ओटीओ मतलब कि ओवरऑल टर्नओवर। अब ध्यान से सुनते चले जाओ मेरी बात। केस स्टडीज पेपर में कैसे पूछेंगे, देखो क्वेश्चन आपके निकल के आएगा कि मैं एक आईटीसी कंपनी चला रहा हूँ। ठीक है, आईटीसी कंपनी, आईटीसी कंपनी में बुक्स भी बनते हैं, टिंगो भी बनता है जो खाते हैं अपन, बिंगो तो बिंगो भी बनता है, सिगरेट्स भी बनती हैं। ठीक है, तो मैं 3 प्रोडक्ट लेके चल रहा हूँ, सिगरेट, बुक्स और बिंगो। ठीक है, सिगरेट, कॉपीज और बिंगो। सिगरेट जो है वो स्पेसिफाइड क्लास ऑफ प्रोडक्ट में आ जाता है, यानी कि वो कंपनी, फिर अब देखा जाए तो वो स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनी में आ जाएगी ना। अब मैं एक मान के चलता हूँ कि सिगरेट, फिर मेरे को ये देखना पड़ेगा वो रेगुलेटेड सेक्टर में फॉल करेगा या नॉन रेगुलेटेड में। तो पहले तो मेरे को ये देखना पड़ेगा। तो सिगरेट रेगुलेटेड सेक्टर में फॉल कर रही है तो उसकी अलग लिमिट्स हैं, अगर नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में फॉल कर रही है तो उसकी अलग लिमिट है। तो अब आपको देखना है यहाँ पे कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। आज की हमारी टेक्नोलॉजी थोड़ी खराब हो रही है। रेगुलेटेड सेक्टर में क्या बोला हुआ है, कोस्ट रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। अब ये बोल रहे हैं कोस्ट रिकॉर्ड्स को ऑडिट करने हैं, ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि पहले तो कोस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा किसी कंपनी को, तभी तो वो कोस्ट ऑडिट करवाएंगे। इफ ओवरऑल टर्नओवर, ओटीओ, सारे प्रोडक्ट को मिला के 50 करोड़ क्रॉस कर रही होगी और इंडिविजुअल आईटीओ वो 25 करोड़ क्रॉस कर रही होगी। तो मेरे को बताओ रेगुलेटेड सेक्टर में क्या था, ओटीओ कितनी थी 50 और आईटीओ। 25। अब मेरे को बताओ और था कि एंड था, बस ये देख के बताओ। तो इसका मैं यहाँ पे प्लस डाल रहा हूँ। और दूसरा मेरे को बताओ नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है तो उसकी आईटीओ और ओटीओ कितनी है। नॉन रेगुलेटेड में 35 और 100। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। रूल 4 कह रहा है कि कोई अगर कंपनी रेगुलेटेड सेक्टर वाली कंपनी में फॉल कर रही है, बना लो एक बार। रूल 4 कह रहा है कि अगर कोई कंपनी रेगुलेटेड वाले में फॉल कर रही है तो आपको उसकी कोस्ट ऑडिट तभी करवानी है कि अगर वो इंडिविजुअल टर्नओवर, आईटीओ 25 करोड़ क्रॉस कर गया हो और ओटीओ 50 करोड़ क्रॉस कर गया हो। अब हमें पहले तो ये पता होना चाहिए आईटीओ क्या है, ओटीओ क्या है। मैंने एग्जांपल ली थी आईटीसी कंपनी। आईटीसी कंपनी में टोटल प्रोडक्ट 3, सिगरेट, बुक्स और बिंगो। सिगरेट, बुक्स और बिंगो। सिगरेट की वजह से वो स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनी में काउंट हो गई, क्योंकि समझ लो सिगरेट काउंट होती है, सिगरेट में कोस्ट रिकॉर्ड्स वगैरह हैं। तो सिगरेट की वजह से पूरी कंपनी लपेट में आ गई ना। सिगरेट की टर्नओवर थी, यहाँ पे मैं एग्जांपल अगर बनाता हूँ, कितनी, मतलब एग्जांपल भी ना बन पाए। फॉर एग्जांपल आईटीसी कंपनी थी, ठीक है, आईटीसी कंपनी में सिगरेट की टर्नओवर, एक बार के लिए मैं अगर बोलता हूँ, सिगरेट की टर्नओवर आई है आपकी 40 CR, और जो बिंगो ये बनाते हैं, बिंगो की टर्नओवर आई है सिर्फ 6 CR, और तीसरा क्या बोला था, कॉपीज की टर्नओवर आई है आपकी 8 CR। अब हुआ क्या इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये हुआ कि जो सिगरेट है, ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनी में आ रहा था। अब आपको देखना पड़ेगा कि फिर सिगरेट स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनी के रेगुलेटेड में फॉल कर रहा है या नॉन रेगुलेटेड में। ऊपर तो ऊपर देखना कहीं पे दिया हुआ है रेगुलेटेड या नॉन रेगुलेटेड में, क्योंकि ये सारे नहीं दिए हुए। ड्रग्स में नहीं आता सिगरेट। तो बस इतनी चर्चा तो करनी भी नहीं थी। तो सिगरेट को मैं मान लेता हूँ कि ये रेगुलेटेड सेक्टर में फॉल कर रहे हैं, ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ रेगुलेटेड सेक्टर में फॉल कर रहा है।
तो अब मेरे को सिगरेट की जो टर्नओवर देखनी है उसको बोलते हैं इंडिविजुअल टर्नओवर, जिसकी वजह से स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनी आप काउंट होने लग गए, आपके ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड्स की चर्चा होने लग गई या फिर कॉस्ट ऑडिट की चर्चा होने लग गई। तो सिगरेट क्या, जो प्रोडक्ट देखना है उसको आप बोलोगे आईटीओ, मतलब जो स्पेसिफाइड प्रोडक्ट है। तो इसकी आईटीओ 25 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए, तो 40 करोड़ है, बहुत बढ़िया। अब ओटीओ देखो इसकी, ओटीओ कितना है 54 सीओ सीआर, और आईटीओ कितना है, तो यानी कि आईटीओ 25 करोड़ से ज्यादा है, ओटीओ 50 करोड़ से ज्यादा है, तो इस कंपनी की कॉस्ट ऑडिट होगी कि नहीं होगी? हाँ, तो इसको एग्जांपल को लिखो और लिख दो, आईटीओ मोर देन 25 करोड़, ओटीओ मोर देन 50 करोड़, सो कॉस्ट ऑडिट होगी। लिख लिया? क्वेश्चन नंबर 2 इसी के नीचे एग्जांपल 2, इफ, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, इफ टर्नओवर ऑफ बिंगो, इफ टर्नओवर ऑफ बिंगो इज 1 करोड़ एंड सेम डेटा एज अबव एंड रिमेनिंग सेम डेटा एज अबव, तो इसमें लिखो कॉस्ट ऑडिट होगी कि नहीं होगी? क्यों? 25 करोड़ से ज्यादा तो है सिगरेट, पर ओटीओ में तो ओटीओ तो क्रॉस कर नहीं रहा, लेकिन आपने क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रोविजन में प्लस होना चाहिए। तो मतलब दोनों होने चाहिए थे, नहीं हो सकते। हाँ, तो यानी कि एक हो रहा है एक नहीं हो रहा, तो कॉस्ट ऑडिट होगी? नहीं हो इसी क्वेश्चन में मुझे बताओ, इसी क्वेश्चन में कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, वो तो 5 करोड़ से क्योंकि सिगरेट आ गई, सिगरेट आ गई तब तो वहां पे कॉस्ट रिकॉर्ड में एक तो सिगरेट आ गई, स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज देखना है पहले आपको कि वो प्रोडक्ट भी फॉल कर रहा है, फिर दूसरा आपको देखना है 35 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए ओटीओ, तो वो भी है, तो कॉस्ट रिकॉर्ड तो मेंटेन करने पड़ेंगे, कॉस्ट ऑडिट नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 सुनो, फर्नीचर, जो हमारी फर्नीचर की शॉप है, टोटल टर्नओवर निकल के आई 55 करोड़, 55 करोड़, कॉस्ट रिकॉर्ड या कॉस्ट ऑडिट होगी? पहला तो आपको ये देखना है कि वो स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज या प्रोडक्ट में फॉल कर रही है, अगर उसमें फॉल कर रही है तो कॉस्ट रिकॉर्ड बनेंगे, अदरवाइज कॉस्ट रिकॉर्ड ही नहीं होगी तो कॉस्ट ऑडिट भी नहीं होगी। रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर क्लियर है? उसके बाद है रिक्वायरमेंट एग्जम्पशंस की, तो किस किस को एग्जम्पशन मिल जाएगी? रूल 3 से। रूल 3 क्या था? कॉस्ट रिकॉर्ड या कॉस्ट ऑडिट? तो लिखो इसको, ये जो एग्जम्पशंस है वो कॉस्ट रिकॉर्ड की हैं, एग्जम्पशंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। कैसे पता चला? रूल 3 लिखा हुआ है, कह रहे हैं अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसकी टर्नओवर, और वो भी टर्नओवर फॉरेन एक्सचेंज में टोटल टर्नओवर, मतलब एक्सपोर्ट वाली टर्नओवर, टोटल टर्नओवर का 75% से ज्यादा है, लेकिन अगर वो इंडियन करेंसी में हुई तब नहीं भाई, फॉरेन करेंसी लेके आओ, माफ कर देंगे कॉस्ट रिकॉर्ड। समझ गए? अगर मेरी टर्नओवर टोटल 200 करोड़ है और मेरी एक्सपोर्ट से जो सेल आ रही है, एक्सपोर्ट वगैरह से मेरी फॉरेन एक्सचेंज में अर्निंग आनी चाहिए, वो अगर 150 करोड़ यानी कि 75% हो गया, उससे ज्यादा हुई तो कॉस्ट रिकॉर्ड माफ हो जाएंगे। रीजन, आप इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। कोई भी देश अमीर कब बनता है? जब किसी देश के पास फॉरेन करेंसीज ज्यादा से ज्यादा आती हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, सेज, सेज में भी अगर आपके यूनिट है, कंपनी है, कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं बनाने। या फिर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो फॉर द कैप्टिव कंजम्पशन थ्रू कैप्टिव कंजम्पशन प्लांट, कभी सुने कैप्टिव कंजम्पशन वर्ड? कभी सुने? अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो फॉर कैप्टिव कंजम्पशन यानी कि अपने लिए, फॉर एग्जांपल इलांटे मॉल, इलांटे मॉल को सरकारी बिजली नहीं मिलती, जब इलांटे मॉल बन रहा था तो अपनी बीजेपी सरकार थी यहाँ पे, तो वो आ गई, कहते हमें हिस्सा दो, वो तो हर जगह हिस्सा मांगते थे, चितकारा कॉलेज है, वो जलंधर वाली हवेली है, हर जगह अपनी बीजेपी सरकार, अकाली दल, अकाली वाले आ जाते थे, हिस्सा दो। ऐसे ही इलांटे में कहते हिस्सा दो, कहते काहे का? कहते वैसे ही बस मन कर रहा है हमारा, हम पॉलिटिशियंस है ना तो हिस्सा दो। कहते नहीं देना, कहते इसको बिजली नहीं देंगे।
कहते कोई बात नहीं मत दो, हम थोड़ा और अरेंजमेंट कर लेंगे, ऑल्टरनेट प्लान। तो उन्होंने अपने जेन सेट लगा दिए, तो वो कैप्टिव कंजम्पशन यानी कि अपने लिए बिजली की वो कर रहे हैं, प्रोडक्शंस वगैरह। तो कह रहे हैं कि 3 चीज़ों में एग्जम्पशन है। कौन कौन सी 3 चीज़ों में एग्जम्पशन है? पहला, अगर आपकी एक्सपोर्ट की टर्नओवर 75% ऑफ टोटल टर्नओवर से ज्यादा है लेकिन इन द फॉरेन एक्सचेंज। दूसरा सेल्स, तीसरा कैप्टिव कंजम्पशन वाला। मेंटेनेंस ऑफ कोस्ट रिकॉर्ड कह रहे हैं CRA1 में। CRA1 हम आपको बता देंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो जो हम बताएंगे वो मेंटेन कर लेना, जैसे मटेरियल, WIP, ये सब चीजें। और इस हिसाब से आपको अपना इस मैनर में कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाने हैं कि पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट हो सके, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड ये चीजें हैं। तब हम आपको बताएंगे कि आपने मार्केट में इससे ज्यादा दाम पे नहीं बेचनी चीज, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल बिजली महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई तो आपका रेंट भी बढ़ जाएगा, रेंट बढ़ते हैं तो साथ साथ आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, या फिर डीजल महंगा हो गया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक बार बढ़ेंगी तो पूरा का पूरा सिस्टम ही मतलब प्राइसेस बढ़ाने लग जाता है। और तीसरे में वो कह रहे हैं कि इस हिसाब से आप करना कि सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल कर सको और ऑप्टिमम इकोनॉमिक्स को अचीव कर सको। ऑप्टिमम इकोनॉमिक्स मतलब कि सस्ते से सस्ती चीज, चीप एंड बेस्ट। क्या निकल गए थे? ये मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड आपको किस हिसाब से रखने हैं? CRA1 में। इस हिसाब से अपने मेंटेन करो, पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर सको और अचीव कर सको ऑप्टिमम इकोनॉमिक, या मतलब अपने रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल कर सको। रूल 6 में कह रहे हैं कॉस्ट ऑडिट फिर आपको कैसे रखनी है। अब कॉस्ट ऑडिट अगर आप कह रहे हो कि करनी है, ठीक है, तब आपके पास कॉस्ट ऑडिटर भी तो होना चाहिए। कौन अपॉइंट करेगा, क्या कुछ? सर पीछे पढ़ तो लिया, वो तो 1-2 लाइनें आई थी, अब यहाँ पे असली आ रही है। रिपोर्ट कब किसको सौंपेंगे, कौन किसको सौंपेगा। पहला, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर विद इन 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। देखो ये कहाँ पे था ऐसा एक और पॉइंट, लिखो इसको, सेम एज गवर्नमेंट ऑडिट, गवर्नमेंट कंपनीज, सेम एज गवर्नमेंट कंपनीज सब्सिक्वेंट ऑडिटर विद इन 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यानी कि देखा जाए तो मोटा मोटा ये 28 से 29 सितंबर डेट पड़ जाएगी, 30 सितंबर नहीं पड़ेगी, क्योंकि 31 डेज वगैरह भी आते हैं ना। तो ओवरऑल पे ये 28-29 सितंबर डेट बन जाएगी, उससे पहले अपॉइंट कर लेना। और फिर आगे रिपोर्टिंग के लिए वो बोलेंगे ऑडिटर को, पिछले CMA को, कि विद इन 180 डेज फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के उसके आप मेरे को रिपोर्ट सौंप देना, क्योंकि रिपोर्ट मिल जाएगी, आप चले जाओगे, मैं नए को भी लेके आ जाऊँ। बिफोर सच अपॉइंटमेंट इज मेड रिटन कंसेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, सर्कल करो, रिटन कंसेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर को और सर्टिफिकेट फ्रॉम हिम को। सर्टिफिकेट फ्रॉम हिम वो नहीं होता था 4 पॉइंट सर्टिफिकेट, आप डिस्क्वालीफाई तो नहीं हो, कोई टर्म्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग हुई है, सीलिंग लिमिट है और लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स, ये 4 पॉइंट होते थे, ये वही होंगे यहाँ पे भी। तो ये नीचे आ गए आपके पास। कह रहे कंटेंट ऑफ सर्टिफिकेट में क्या आएगा, तो लिख दो सिमिलर 4 पॉइंट सर्टिफिकेट्स, सिमिलर 4 पॉइंट सर्टिफिकेट्स। देखो पॉइंट्स भी 4 हैं, वाओ। तो पहला वही देखो, एलिजिबल हो आप अपॉइंट होने के लिए, कि डिस्क्वालीफाई तो नहीं हो, सेम था। दूसरा आपके पास था सेटिस्फाई द क्राइटेरिया प्रोवाइडेड इन सेक्शन 141 का 3 का G, क्लियर है, यही होता था 141 का 3 का G, सीलिंग लिमिट 20। तो वो वाली चीजें हैं यहाँ पे, सेटिस्फाई द क्राइटेरिया, कि अगर आपके पास भी वैसी वाली कुछ लिमिट्स लग रही हैं फॉलो कर लेना। ये आपके पास आ गया। अब नीचे प्रपोज्ड अमेंडमेंट इज विद इन द लिमिट, प्रपोज अपॉइंटमेंट होनी चाहिए थी यहाँ पे, विद इन द लिमिट लेट हो, विद इन द लिमिट्स, यहाँ पे अमेंडमेंट नहीं होगा, अपॉइंटमेंट होगा, एरर, प्रपोज्ड अमेंडमेंट है ना, अपॉइंटमेंट होगा। और उसके बाद लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग, जो कॉस्ट ऑडिटर के अगेंस्ट चल रही है, उसकी फर्म के अकॉर्डिंग चल रही है, क्या उसने डिस्क्लोज किए कि नहीं, ये वर्ड आता है डिस्क्लोज। तो 4 पॉइंट सर्टिफिकेट में पहला कि आप एलिजिबल हो, डिस्क्वालीफाई नहीं हो, सेक्शन 141 के अकॉर्डिंग, यानी कि एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन तीनों देख लेना। तीसरा इन्होंने बोला लिमिट्स, लिमिट्स में आपके पास वो पॉइंट फॉल कर जाएगा 141 का 3 का G। और उसके बाद फोर्थ में लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग जो आपके अगेंस्ट चल रही है वो आपने डिस्क्लोज किए ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है, ट्रू एंड करेक्ट। एक बार फिर से बोलोगे, 4 पॉइंट सर्टिफिकेट पहला एलिजिबल है, डिस्क्वालीफाई, सेकंड 141 के अकॉर्डिंग हो रहे हो कि नहीं हो रही है अपॉइंटमेंट, विद इन द लिमिट्स है कि नहीं, लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिस्क्लोज किए वो ट्रू एंड करेक्ट है या नहीं है।
उसके बाद है इंटीमेशन, पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3, पॉइंट नंबर 3 इंटीमेशन टू कोस्ट ऑडिटर। क्या इंटीमेशन 139 वाले ऑडिटर को देते थे अपन कितने दिनों में? 15 दिनों में, याद है देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसे ही है, कंपनी शैल इन्फॉर्म, क्योंकि कंपनी अपॉइंट कर रही है तो कंपनी बताएगी, कंपनी शैल इन्फॉर्म द कोस्ट ऑडिटर। तो यहाँ पे आपके लिए मेन वर्ड रहेगा कंपनी शैल इन्फॉर्म द कोस्ट ऑडिटर ऑफिस या इट्स अपॉइंटमेंट एज सच एंड फाइल अ नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद द सीजी। यहाँ पे सीजी इन्वॉल्व हो रही है भाई, कोस्ट ऑडिट है ना, तो सीजी इन्वॉल्व होगी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days ऑफ द बोर्ड मीटिंग इन विच अपॉइंटमेंट इज मेड। तो सोच के देखो, जिस बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट हुआ है सर कोस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, बिल्कुल ठीक है, बोर्ड अपॉइंट कर रहा है तो बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट होगा, उसके 30 days में आपको सीजी को बताना है। देखो एक बार क्लियर है? या फिर, लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं हो रही, या फिर विद इन 180 days ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि लॉ में लिमिट दी हुई थी ऊपर, तो अगर आप बोर्ड मीटिंग बाद में करो उसके 30 days तो कभी भी खत्म होंगे, फिर इतनी लेट चले जाएंगे, तो आपको अपनी बोर्ड मीटिंग भी अरेंज इस अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी ना कि 180 days भी खत्म ना हो, विच एवर इज अर्लियर। तो कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर के विद इन 180 days तब सीजी को दे देना, या फिर बोर्ड मीटिंग जहां पे आपने अपॉइंट किया था विच एवर इज अर्लियर उसके 30 days में आप दे देना। एक बार अपने आप पढ़ो ये वाली 2 लाइंस, क्योंकि अर्लियर वाला पॉइंट है, मैं चाहता हूं खुद रीड करो। क्लियर है? बोर्ड मीटिंग के विद इन 30 days या फिर क्लोजर के 180 days विच एवर इज अर्लियर। कमेंसमेंट था, चलो ठीक है। तो इसके बी पॉइंट के साइड पे लिखो केस स्टडी पॉसिबल इन एग्जाम, केस स्टडी पॉसिबल इन एग्जाम, इस बी पॉइंट के ऊपर। जब पेपर मुश्किल आता है तो इन क्वेश्चंस की आप वो केस स्टडीज बना देते हैं। तो आप अपने आप एक बार ट्राई करना कि आपको कुछ 2-3 डेट्स इमेजिन करके देख लेना कि बोर्ड मीटिंग कब हो रही है और 30 days के बाद वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, तो समझ में आ जाएगा। तीसरा कह रहे हैं CRA 2 फॉर्म के अकॉर्डिंग अपन इंटीमेशन देनी है। अब मुझे बताओ CRA 1 फॉर्म कहाँ पे आ रहा था? नहीं ऐसे थोड़ी, पिछले पेज पे, बहुत ही वाहियात आंसर था। कोस्ट ऑडिट रिकॉर्ड मेंटेन, बिल्कुल ठीक है, कोस्ट ऑडिट रिकॉर्ड मेंटेन करते थे CRA 1 में। तो स्टार्टिंग में कहीं पे भी एक ही जगह पे ना लिखते चले जाओ, CRA 1 क्या है? कोस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का फॉर्म है। सबसे टॉप पे लिख लो अपनी बुक के कहीं पे भी ऊपर CRA 1 क्या है? कोस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड का फॉर्म। CRA 2 फॉर्म कौन सा है? इंटीमेशन का, इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट का। टेन्योर ऑफ कोस्ट ऑडिट टिल द एक्सपायरी ऑफ 180 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, या फिर टिल द सबमिट ऑफ कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट। तो यानी कि यहाँ पे टेन्योर रहने वाली है, पहले तो लिखो टेन्योर ऑफ कोस्ट ऑडिटर में एनुअली, ना कि 5 साल, जैसे गवर्नमेंट ऑडिट एनुअली होता है, यहाँ पे भी 5 एनुअली है। तो कह रहे हैं या तो 180 दिन क्लोजर के साथ साथ आपको वो हो जाएगी, आप मतलब रखोगे, क्योंकि 180 days ये पता है कौन से हैं? रिपोर्ट देनी होती है आपको, तो रिपोर्ट दे दोगे, आपका टाइम भी खत्म हो जाएगा, रिपोर्ट भी खत्म हो जाएगी। इसलिए इनको यहाँ पे ये पॉइंट तो डालना ही था। यहाँ पे अगर ये कुछ और कर देते तो रिपोर्ट बंदा या बाद में देता या पहले देता, वो मिसमैचिंग चलती रहती। अपॉइंटमेंट आप कर दो अप्रैल में, वो रिपोर्ट दे रहा है आपको मतलब बाद में, या फिर वो रिपोर्ट पहले दे रहा है अप्रैल में, 3-4 महीने आपने रखा नहीं, पैसे बच जाएंगे, आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो सितंबर में। इसलिए इनको ये वाले पॉइंट्स बीच में लाने पड़े। या फिर टिल द सबमिशन ऑफ कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट, तब तक की आपकी टेन्योर रहेगी। उसके बाद आपके पास चल रहा है रिमूवल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, सेंसिटिव बेइज्जती वाला केस। तो बेइज्जती वाला केस है, तो देखो यहाँ पे बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो रहा है, तो वहां पे भी था। तो कह रहे हैं कोस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड, ठीक है, फ्रॉम हिज ऑफिस बीइंग एक्सपायरी ऑफ द टर्म, ठीक है, थ्रू अ बोर्ड रेजोल्यूशन आफ्टर गिविंग द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। भाई तो भी बोल ले अपनी और रिकॉर्ड द रीजन। तो लिख दो इसको, पहला पॉइंट लिख दो BR इन BM प्लस CG, BR इन BM प्लस CG। जो हमने स्टैट्यूटरी ऑडिटर का देखा था वहां पे CG भी था और SR भी था, यानी कि मेंबर्स भी इन्वॉल्व हो रहे थे। कल आपने देखा था कितने दिनों में थे?
थे 60 डेज में। पहले 30 डेज में सीजी को इन्वॉल्व कर रहे थे, फिर 60 डेज में स्पेशल रेजोल्यूशन के हिसाब से मेंबर को भी इन्वॉल्व कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे कौन कौन है? बीआरएम बीएम प्लस सीजी, और फॉर्म यहाँ पे भी CRA2 है इंटीमेशन का। उसके बाद है फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। पॉइंट नंबर कौन सा हो गया ये मेरे को बता दो प्लीज। 6th, फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। पहले आप याद करते हैं नॉर्मल ऑडिटर की कैजुअल वैकेंसी विद इन 30 डेज बाय द बीओडी। नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, 139 का 8 होता था, सही बोल रहा हूँ मैं, 139 का 8 होता था, पक्की बात है? ठीक है, 139 का 8 होता था, सही ही बोल रहा था मैं। तो वहां पे कहते थे कि अगर सीए छोड़ के चला जाए तो विद इन 30 डेज बाय द बीओडी। अगर रेजिग्नेशन का केस है तो 3 मंथ्स मेंबर की अप्रूवल भी, विद इन 30 डेज बीओडी तो था, प्लस 3 मंथ्स में बीओडी मेंबर्स की अप्रूवल भी। यहाँ पे है फिल्ड बाय बीओडी विद इन 30 डेज, इसको लिख दो सेम एज 139(8). सेम हो गया ये, देखना लिखो। कंपनी शैल इन्फॉर्म द सीजी इन CRA2 विद इन 30 डेज ऑफ सच अपॉइंटमेंट। यहाँ पे मेंबर्स को इन्वॉल्व नहीं किया भाई, मेंबर अपॉइंटमेंट में इन्वॉल्व ही नहीं थे कोस्ट ऑडिट की, इसलिए यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लिखो हेयर, बी पॉइंट के बाद में लिखो हेयर मेंबर्स आर नॉट एट ऑल इन्वॉल्व। हेयर बी पॉइंट के बाद में लिखो हेयर मेंबर्स आर नॉट एट इन्वॉल्व। सर अगर जैसे फाइल ऑफ कैजुअल वैकेंसी है गवर्नमेंट कंपनी के केस में, अगर वहां पे रिजाइन करके जा रहा है ऑडिटर तो भी नहीं है, वहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना। अगर आपको ये देखना है कैजुअल वैकेंसी में, पहले तो आपको ये देखना है कि उन्होंने नॉर्मल या गवर्नमेंट कंपनीज की बाइफर्केशन दी थी। अगर नहीं दी थी तो सभी के लिए वो है, अगर दी थी तब आपको देखना पड़ेगा। रेजिग्नेशन वाले पे नहीं था फाइलिंग वाले में तो है, तो वहां पे सीएजी ही इन्वॉल्व होगा सिर्फ। सीएजी 3 मंथ्स में विद द अप्रूवल ऑफ मेंबर। नहीं देखो सीएजी में कितने दिन थे, ध्यान से देखो, 30 डेज तो बस 30 डेज। हाँ, रेजिग्नेशन के लिए भी सेम। तो आप लिख सकते हो कि इट इज अज्यूम्ड, क्योंकि लॉ में एक्चुअली लिखा नहीं हुआ, इसलिए मैं ना आपको बिल्कुल बेफिक्र होकर बोल ही नहीं सकता। अगर यहाँ पे नॉर्मली चीजें होती ना, स्टैंडर्ड्स वाली लगा लो कुछ, या फिर टॉपिक्स होते, फिर मैं बोल भी देता। अब लॉ में कुछ लिखा ही नहीं हुआ, लेकिन आपका पॉइंट तो बहुत अच्छा है, तो आप एजम्पशन बेस पे लिख देना कि अगर रेजिग्नेशन वाला केस है कि हम मान लेंगे कि नॉर्मल कंपनी में जैसे 3 मंथ्स में मेंबर की अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो हो सकता है यहाँ पे भी वो लिखा जाए। लेकिन पहले आपको लिखना है कि एक्ट में पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। उसके बाद है अप्रूवल ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट। कॉस्ट स्टेटमेंट पता है आपको क्या होती है? कॉस्ट शीट होती है। कॉस्ट स्टेटमेंट यानी कि कॉस्ट शीट टाइप वाली चीजें। कॉस्ट स्टेटमेंट इंक्लूडिंग अंडरस्टेटमेंट टू बी अनाउंस्ड टू कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट अप्रूव्ड बाय द बॉडी बिफोर द साइन। बॉडी यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी साइंड ऑन बिहाफ बाय बोर्ड बाय द एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय बोर्ड। ठीक है, कह रहे हैं कि अप्रूवल ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट है, कौन अप्रूव करेगा? बाय बीओडी या एनी डायरेक्टर। बीओडी का बोल रहे हैं कि देखो, जब भी आपको कॉस्ट स्टेटमेंट सौंपनी है ना, देखो कॉस्ट ऑडिट करवानी है तो उसको रिकॉर्ड सौंपने पड़ेंगे ना ऑडिटर को, तभी तो वो ऑडिट करेगा। उस कॉस्ट रिकॉर्ड्स में कॉस्ट स्टेटमेंट भी थी, कॉस्ट शीट। तो भाई पहले अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग खुद तो अप्रूव कर दो कि ये डेटा आपने दिया और फाइनलाइज की है। तो इसलिए इन्होंने बोला कि पहले कौन ऑथराइज करेगा? कोई भी डायरेक्टर है जो बोर्ड ऑफ पूरे बीओडी का जो भी डायरेक्टर होगा, तो वो उसको पहले ऑथराइज करेंगे। ऑथराइज करने के साथ साथ कॉस्ट ऑडिटर को दे देंगे, वो ऑडिट करके आगे आपको रिपोर्ट दे देगा। फिर आप रिपोर्ट सीजी को दे देना, अभी ऊपर पढ़ा था आपने 30 डेज में। आपको रिपोर्ट वो कब देगा? 180 डेज में दे देगा। उसके बाद आप सीजी को दे देना 180 डेज में, या वो 3 मंथ्स में, जो भी 30 डेज था जो भी। उसके बाद सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट दोबारा से। ठीक है, कह रहे हैं एवरी कॉस्ट ऑडिटर, पहले तो अगर कोई आपकी रिजर्वेशन हुई या कोई भी क्वालिफिकेशन हुई, यानी कि क्वालिफाइड ओपिनियन टाइप की चीजें, तो वो आप अपनी रिपोर्ट में डाल के दे देंगे जी। ड्यूली साइंड रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच सच बोर्ड रिपोर्ट रिलेट्स एंड द
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल कंसीडर एंड एग्जामिन द रिपोर्ट। डन। तो रिपोर्ट कौन किसको दे रहे हैं? ऑडिटर दे रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। कितने दिनों में दे रहा है? 180 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ। अब क्लियर है ना, डेट्स आ गई। क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब जिस साल से रिलेटेड वो डेटा था। तीसरा है, फिर उसके बाद रिपोर्ट कौन किसको सौंप रहा है? देखो कंपनी सीजी को। तो देखा जाए ये सिनेरियो बन गया। सबसे पहले अगर आप देखते हैं सीएम में है, फिर उसके बाद कौन है? कंपनी है, उसके बाद सीजी है। सीएम में बताओ कब सौंप रहा है? 180 डेज क्लोजर के। जैसे ही उसको मिलती हैं उसके 30 डेज में सीजी को इन CRA 4। तो यहाँ पे आ रहा है CRA 4। CRA 1 क्या कहता है? प्रिस्क्राइब द फॉर्म इन विच कोस्ट रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन्ड। ये तो अपने पहले ही पढ़ लिया था। CRA 1 क्या होता है? कोस्ट रिकॉर्ड्स वाला, कोस्ट रिकॉर्ड्स फॉर्म। चले जी आगे, खत्म। यही था कोस्ट ऑडिट। क्वेश्चन देखते हैं पहला। पिछले अटेम्प्ट में टेस्ट सीरीज में मैंने क्वेश्चन डाला था एक, सिर्फ इतना सा मैंने क्वेश्चन डाला था। अगर मैं आपको अभी अपनी टेस्ट सीरीज दिखाऊं, एक क्वेश्चन मैंने बोला था डिफाइन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोस्ट ऑडिट। यही सेम शब्दों के साथ वही क्वेश्चन उसी अटेम्प्ट में पेपर में आ गया था। ये अभी कौन सा था? मई 19 की बात है। मई 19 या फिर नवंबर 18। आप दोनों पेपर खोल के देख लेना, ओल्ड सिलेबस। आपको एक क्वेश्चन दिखेगा 7वें नंबर पे, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोस्ट ऑडिट। तो ये क्वेश्चन आया था। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोस्ट ऑडिट आपको बताना था सेक्शन 148 में, रूल नंबर 3। गलत। रूल नंबर 4 कोस्ट ऑडिट। कोस्ट ऑडिट के लिए आपको बताना था कि अगर कोई प्रिस्क्राइब्ड या स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनी है विच इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल डिटरमाइंड बाय सीजी, ठीक है, तो उसके ऊपर कोस्ट ऑडिट लगेगी। पहले आपको ये बताना था। फिर आपको बताना था इफ दिस इज रेगुलेटेड सेक्टर, उसकी इंडिविजुअल टर्नओवर 25 करोड़ या उससे ज्यादा है एंड उसकी ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उसको कोस्ट ऑडिट बनानी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 2 शुरू करना था। इफ दिस इज नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, अगर उसकी ITO 35 करोड़ है उससे ज्यादा, OTO 100 करोड़ है उससे ज्यादा, तो उसको कोस्ट ऑडिट बनानी पड़ेगी। इसी के साथ आपको 4 नंबर मिल जाते हैं। 4 नंबर में आया था। तो यही क्वेश्चन आपके पास आए हुए हैं। कोस्ट रिकॉर्ड पहला आया हुआ है। कोस्ट रिकॉर्ड किसको मेंटेन करना पड़ता है? हाँ, सब लिखो। सबसे पहले स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज, स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज प्लस 35 करोड़ OTO मोर देन या इक्वल टू 35 CR। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू था या सिर्फ मोर देन था? 35 या उससे ज्यादा। तो देखो मेरा सिंबल ठीक है। कोस्ट ऑडिट, कोस्ट ऑडिट में अपन ने कैसे बनाना था? चार्ट याद है कोस्ट ऑडिट का? ITO और OTO, रेगुलेटेड या नॉन रेगुलेटेड। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन नंबर 11 रिलेटिंग टू सबमिशन ऑफ कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू BOD। ये मुझे आता है विद इन 30 डेज ऑफ 30 डेज नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। फिर लिखो इसको 180 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कौन किसको? ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, यानी कि कंपनी को। लिख लो इसको। उसके बाद है शॉर्ट नोट ऑन कोस्ट ऑडिट। इसके बारे में क्या लिखोगे? कोस्ट ऑडिट किस किस को करवानी है? एप्लीकेबिलिटी और किस किस को करानी है, बस यही लिखना है जो ऊपर लिखा था ना, रूल 4। तो यहाँ पे रूल 4 ही लिखना है। कोस्ट ऑडिट एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोस्ट ऑडिट में क्या लिखना है? एग्जामिशन, जो ऊपर एग्जामिशंस नहीं आई थी CRA 1 वगैरह में, कोस्ट रिकॉर्ड वाली 75% सेज और कैप्टिव कंजम्पशन वाली, तो वो लिख देनी है। चलो जी, अब आप थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। आज चैप्टर तो खत्म हो गया। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 पे क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस द फॉलोइंग फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी ऑडिट। तो सेक्शन होता है 139 का 8। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 139(8) में कैजुअल वैकेंसी पहले तो लिख लो बाय BOD। कितने दिनों में? लिखते चले जाओ विद इन 30 डेज। इफ रेजिग्नेशन देन 3 months अप्रूवल इज ऑल्सो नेसेसरी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 13
व्हाट सर्कमस्टांसेस द रिटायरिंग ऑडिटर कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड। 3 अगर पॉइंट खुद थे। ही बोल रहा है, अगर कोई और ही चाहता है कि पॉइंट होए। स्पेशल नोटिस एक तो उसने अपनी अनविलिंगनेस नहीं दिखाई, एक कोई स्पेशल नोटिस नहीं आया, और कोई रेजोल्यूशन नहीं पास किया मैम, कोई स्पेशल रेजोल्यूशन मेंबर ने पास नहीं किया या स्पेशल नोटिस नहीं दिया। लेकिन इसको नहीं अपॉइंट करना। हाँ हाँ कि रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड। ठीक है, उसके बाद आ जाओ 14 पे ही आ जाओ। मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स ऑन एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म। 5 years। अगला क्वेश्चन तो पढ़ लेने दो। और what are the provision regarding the appointment of auditor by rotation after expiry of terms of the current auditor that a company should consider। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है, सुन लो। क्वेश्चन में जो है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, यानी कि उसको 5 साल और 10 साल हो चुके हैं, तो यानी कि यहाँ पे आपको वो बतानी पड़ेगी कि ये जो प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज थी 10, 50, 50, एक था लिस्टेड, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी 10 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल, अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़, ऑल कंपनी जिसकी बोरोइंग, तो उन कंपनियों को रोटेशन के थ्रू करना पड़ेगा कि अगर वो ये प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी या लिस्टेड में हैं, फॉल कर रहे हैं, तो उसको रोटेशन के थ्रू करना पड़ेगा, यानी कि आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टर्म उसको 5 साल का कूलिंग पीरियड डालना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। तो लिखो इसको कि आपको रोटेशन लिखनी है 10, 50, 50 वाली। इसके बाद आप आओ 18 पे आ जाओ। ये पिछला या उससे पिछला मॉक टेस्ट पेपर था जो आईसीए निकालता है। वेयर अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी, यानी कि 177 में ऑल अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अंडर दिस एक्ट शैल बी मेड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द रिकमेंडेशन ऑफ सच कमेटी। बिल्कुल ठीक है। एक्सप्लेन स्टेटिंग आल्सो द क्लास ऑफ कंपनी रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट। वो बड़ी वाली सो ये तो ठीक है, बड़ी वाली अमीर वाली। तो क्या था इसमें लिमिट 10, 50, 100। 10 में क्या था, 50 में, और ये टर्नओवर। कंपनीज भी बताओ ये कौन कौन सी कंपनी थी, प्राइवेट या पब्लिक? ऑल पब्लिक पब्लिक लिस्टेड कंपनी आई जाती, पब्लिक कंपनी। देखो एक बार, सिर्फ पब्लिक कंपनीज है और देख लो एक बार, देख लो, थोड़ा सा तसल्ली हो जाएगी ना। लिमिट से याद रह रही है, आप दूसरे पे ऊपर भी आप ध्यान दे देना। प्लस ऑल पब्लिक कंपनीज, ऑल पब्लिक्स। तो यानी कि यहाँ पे आपको तो एक ये बताना था कि हाँ अगर 177 में ऑडिट कमेटी जरूरी है, तो पहले तो आपको वो लिखना है घिसे पिटे डायलॉग, क्या क्या ऑडिट कमेटी बीओडी को अच्छा लगेगा, मेंबर को बीओडी को अच्छा नहीं लगेगा, ऑडिट कमेटी की ईगो हर्ट होगी, कहते हम नहीं बताएंगे, फिर बीओडी अकेली बताएगी, अगर उसकी ईगो हर्ट नहीं हुई फिर वो लूप चलता चला जाएगा। चलो जी आगे, क्योंकि वो उनको बिठाया किसी के लिए तो बिठाओगे ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखूंगा मैं एज क्वेश्चन नंबर 21। तो जो हो गया 21। हाँ कल दिए थे। टॉपिक वाइज किसी का ट्रिकल। चलो कोई ना, 23 पे आ जाओ आप। ये भी हो गया 25 तक तो हो गए थे। तो फिर 26 पे आ जाओ फिर। एन ऑडिटर हु परचेज द गुड्स, यहाँ से आपका दिमाग थोड़ा खुलना शुरू होगा। एन ऑडिटर हु परचेज द गुड्स वर्थ ₹5 लाख से ज्यादा ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ कंपनी बीइंग ऑडिटेड बाय हिम। ऐसे कैसे? इंडेटनेस द कंपनी अलाउड हिम 1 month क्रेडिट नॉर्मली अलाउड टू ऑल द कस्टमर। बिना आंसर देखे कह रहे हैं हमने आपको कोई स्पेशल नहीं दी, हम अपने सभी कस्टमर को देते हैं। ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो यानी कि ऑडिट कर सकता है, सारे के सारे गलत हो। पर वो लिमिट क्रॉस नहीं हुई, वो 5 लाख से ज्यादा की borrowings हाँ, होगी। पर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस भी है। पर फिर भी लिमिट क्रॉस नहीं कर दी। अब सुनो मेरी बात, विद इन द लिमिट थी ना ऑर्डनरी कोर्स है। पर एक्ट नहीं वो करेंगे। देखो आप सारे गलत हो और कुछ वे में आप लोग थोड़ा ठीक हो। अब मैं आपका कंफ्यूजन दूर करूं। हाँ और नहीं कर सकता उस कंपनी के साथ। नहीं, थोड़ा सा और। अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो क्या है। आपने इस क्वेश्चन में क्या किया है, अभी आप लोगों के जवाबों में जो मेरे को मिले हैं, आपने ना 2 क्लोज को मिक्स कर दिया है। 141 का 3 का डी का 2 को, 141 का 3 का ई को। जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस था ना वो 141 का 3 का ई था, तो यहाँ पे तो 141 का 3 का डी का 2 फॉल कर जाएगा ना पहले,
इंडेटनेस तो 5 लाख को क्रॉस कर गए ना, तो पहले आप बिजनेस रिलेशनशिप को यहाँ पे फॉल मत करो, आप वहां पे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में फॉल करवाओ कि वहां पे तो लिमिट क्रॉस हो गई ना। देखते हैं इसका आंसर क्या है। ऑडिटर हैज इंडेटेड टू कंपनी, यहाँ पे बिजनेस रिलेशनशिप तो वो चलते हैं, चलो सेल परचेज वगैरह वाले। यहाँ पे आपने उधार पे सामान खरीद लिया, क्वेश्चन ने जान के बोला था आपको फंसाने के लिए कि आप फंस जाओ और आप फंस गए। क्वेश्चन चाहता था, एग्जामिनर चाहता था आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की बातें करो, जो आपको क्लास टीचर इतना मतलब स्ट्रेस डाल डाल के वो वर्ड बोलता है, लेकिन उससे पहले ई से पहले डी भी आता है, डी के 2 में भी आता है। अब बोलते तो यही है ना कि अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पूरा अच्छे से पढ़ के फिर कंक्लूजन निकालो, तो पहली लाइन से इंडेप्थनेस आ रही है तो दूसरी लाइन से ऑर्डिनरी कोर्स। ठीक है, चलो मैं आपका जवाब देता हूँ। इस लाइन से आप कह रहे हो पहली लाइन से इंडेप्थनेस आ रहा है, दूसरी लाइन से ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आ रहा है। अब अगर आपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के हिसाब से इसको मान लिया, लेकिन 5 लाख क्रॉस हो रहा है, उसको जस्टिफाई कैसे कर पाओगे? वो तो टॉपिक ही अलग था ना कि बिजनेस रिलेशंस, वो बिजनेस रिलेशनशिप्स थे। यहाँ पे तो सीधा सीधा टॉपिक ही इंडेटनेस को लेके कि आपने क्रेडिट पे सामान खरीद लिया उससे। इंडेटनेस का तो पूरा मतलब ही यही था। वो बिजनेस रिलेशनशिप्स आपको वो डीलिंग्स वगैरह के साथ देखना है। मतलब अगर आपने यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया तो आप बच जाओगे हमेशा के लिए, अगर आप किसी को कंसल्टेंसी दे रहे हो। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि नहीं डिस्क्वालीफाई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जो भी इनकी बॉडीज होंगी वो ये तो कह सकते हैं ना आपको, देखो 5 लाख तो भैया आपने क्रॉस किया हुआ इंडेटनेस, फिर कैसे ऑडिटर कर लिया? आप कहोगे नीचे तो है, आपको वो कहेगा ऊपर भी है। तो आपको तो हमेशा सिक्योर्ड सेंस में चलना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको देना है 141 का 3 का डी का 2 के हिसाब से देना है। ही शैल वेकेट हिज ऑफिस, क्योंकि 5 लाख इंडेटनेस क्रॉस हो गई। 27 Ram and Hanuman Associates CA in practice have been appointed as statutory auditor of Krishna Limited for accounting year this. Mr. Hanuman जी, ठीक है, hold so equity share of Shiva Limited, a subsidiary of Krishna, यानी कैश को में तो रखे हुए हैं, कैश को में रखे हुए हैं तो सीधा, पर उसने कंपनी में नहीं रखे हैं, उसने सब्सिडियरी में रखे हैं। तो वो रिलेटिव को अलाउड है, कैश को में तो रिलेटिव को भी नहीं अलाउड। अगर मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ हनुमान जी रिलेटिव होते, उसको भी नहीं अलाउड कैश को में, तो रिलेटिव को भी कंपनी में अप टू फेस वैल्यू ऑफ। तो यहाँ पे प्रोविजन टूटा कि नहीं टूटा? डिस्क्वालीफाई है कि नहीं है? देखो एक बार पढ़ के, विल बी डिस्क्वालीफाइड। सेक्शन लिखोगे 141 का 3 का डी का 1, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 Mr. Amar, a CA, brought a car financed at 7 lakh by Chaudhary Finance Limited, which is a holding company of Charan Limited and Das Limited. He has sent a statutory auditor of Das Limited and continue to be even after taking the loan. बसा लो। तो 5 लाख से ज्यादा है, वो नहीं आऊंगा। देखो 5 लाख से ज्यादा है, सबसे पहले तो डी का 2 में ही अपन फोल करवा देंगे। यहाँ से तो आपको पहला आंसर मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की सेंस समझ में आ गई है? हाँ जी। कैश को इन्वॉल्व है यहाँ पे, और आपने परचेज कर लिया या फाइनेंस कर लिया है। फाइनेंस कर लिया कि यानी कि क्रेडिट पे ले लिया, क्रेडिट पे ले लिया यानी कि आपने क्या कर दिया, इंडेटनेस हो गई। तो इंडेटनेस हो गई 5 लाख क्रॉस करके, तो उसमें फॉल आपने करवा देने। शैल वेकेट हिज ऑफिस। 29 Praveen, a member of ICI, does not hold COP. Is his appointment as an auditor valid? No. सेक्शन बताओ ना। 139 गलत, जी। गलत। क्वालिफिकेशन वाला ही 141। अब ठीक है, 141 में बोला गया था कि कोई भी पर्सन होगा होल्डिंग सर्टिफिकेट इन प्रैक्टिस, तो लिखो 141 क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, लिखो इसको। सेक्शन 141 इज वायलेट। चल गया पता, 141 में ऊपर ऊपर था ना एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन। उसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32। CAP, मतलब मिस्टर सीए थे, मिस्टर पी थे जो सीए थे। मिस्टर पी इज प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टू सी लिमिटेड। लेटर ऑन ही वाज आल्सो ऑफर टू बी अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। एडवाइस करो।
तो 144 एंड 144 का बीडी मार में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस थी, तो यानी कि अगर मैं वो सर्विस दे रहा हूँ तो फिर मैं, अरे डिस्क्वालीफाई नहीं, क्वेश्चन तो पढ़ लो यार। कह रहे हैं आगे वो ऑडिटर के लिए अपॉइंट हो सकता है, तो आप इस सेंस में बोलोगे कि वो अपॉइंट नहीं हो सकता, कि हाँ वो अब डिस्क्वालीफाइड है अपॉइंट होने के लिए। जिस सेंस में आपने बोला, आप ये कह रहे थे कि उसको हटा दो, हटाना थोड़ी है यार। एक सर्विस दे रहा है, वो सर्विस आप देते रहो, लेकिन साथ साथ ऑडिट नहीं कर सकते। अगर ऑडिट करना चाहते हो तो फिर आपको वो सर्विस उसकी बंद करवानी पड़ेगी, डिस्क्वालीफाई। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 में, while conducting the audit of a limited company for the year ending 31 मार्च 2018, auditor wanted to refer to minute books. ऑडिटर चाहता है कि मेरे को मिनट बुक दिखाओ, बीओडी रिफ्यूज। कैसा हो सकता है? सेक्शन बताओ, तब पता चले ना। ड्यूटीज एंड पावर, बिल्कुल ठीक है। और ड्यूटीज एंड पावर में सबसे स्टार्टिंग में नहीं था, he has access all the books of accounts या records, या फिर इंक्वायरी ऑफ ऑल द मेंबर्स या ऑफिसर्स। तो 143 के अकॉर्डिंग उसको ड्यूटीज और सीधा बैठ मुझ, तो उसके पास पावर है कि नहीं है? है। क्वेश्चन नंबर 37 अपने आप पढ़ो, इतना लंबा मैं तो क्या ही पढ़ाऊं, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 37। पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक्सपेक्ट करके चलना। क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ मैटर्स थे, उनकी इंक्वायरी करनी थी, ऑडिटर ने करी कि नहीं करी? कर लिया, अपनी तरफ से सेटिस्फाइड है। उसने बोला रिपोर्टिंग क्यों नहीं की, यही था देखना। डायरेक्टर ने अलेजिंग क्या की, क्या दोष लगाए उसके ऊपर कि उसने रिपोर्टिंग नहीं करी। मैनेजमेंट कह रहा था कि करो भाई, वो कह रहा है कि हमें क्यों सिखा रहा है। तो बताओ मैनेजमेंट ठीक है कि गलत है? बिना आंसर पढ़े क्या आपको लगता है, मैनेजमेंट ठीक होगी कि गलत होगी? कह रहे मैटर्स वही हैं। ये पता है कौन से मैटर्स हैं? प्रोप्राइटी मैटर्स। 143 के 1 वाले वो 6 मैटर्स थे ना, बुक्स एंट्रीज वाले, पर्सनल वाले। उसके नीचे ना एक लाइन थी कि अगर उसमें कुछ नेगेटिव होएगा तभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे आंसर पढ़ो, ऑडिटर इज करेक्ट फॉर नॉन रिपोर्टिंग एंड कंटेंशन ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट सस्टेनेबल। इसका रीजन लिखो, बिकॉज इफ एनी रिजर्वेशन or qualification then reporting is mandatory. If any reservation or qualification then reporting is compulsory या mandatory. 38 traveling expenses 2,25,000 shown in P&L account. डेबिट में आ रहे होंगे या क्रेडिट में? अच्छा पता है ये चीज। ओके, इंक्लूडिंग अ सम ऑफ 1,10,000 स्पेंड बाय डायरेक्टर ऑन हिज फॉरेन ट्रैवल बाय कंपनीज बिजनेस अकम्पनीड बाय हिज मदर फॉर हर मेडिकल ट्रीटमेंट। पर्सनल को रेवेन्यू दिखा दिया। तो ये कौन से मैटर्स हुए? प्रोप्राइटी मैटर में एफ वाला पॉइंट था सबसे लास्ट, तो इसकी रिपोर्टिंग करनी है, बिल्कुल करनी है। क्यों? पर्सनल एक्सपेंस को रेवेन्यू में चार्ज किया गया। क्वेश्चन नंबर 39 रहने दो, उसके बाद देखते हैं आगे। उसके बाद ये वाले हो गए आपके पास। कल नहीं करते, ऐसे कैसे कल करेंगे? ट्रू फॉल्स पे आ जाओ। ट्रू फॉल्स अब मिक्स आएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 1, एक मैं बताऊंगा फिर एक एक करके आप बताना, ठीक है? मैं भी छुपाऊंगा, आप भी छुपाओ। देखते हैं। इफ ऑडिटर अपॉइंटेड एट एजीएम रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सेम, वाह तालियां बजाओ ऐसे बंदे के लिए। इफ ऑडिटर अपॉइंटेड एट एजीएम रिफ्यूज to accept the auditor, company can appoint another person by holding journal meeting. जनरल में एजीएम होएगी, जनरल मीटिंग तब वो क्या होगी? जनरल मीटिंग में एजीएम के पॉइंट आएगा।
अब आप कहो ऐसा तो कोई पॉइंट भी नहीं आया था ना रिफ्यूज वाला। अच्छा अभी मतलब एचएम हो रही है और ऑडिटर ने मना कर दिया मेरे को नहीं है, तो उसी एरिया में तो बोल सकती हूँ। होल्डिंग एज। हाँ पर तो उस देखते पहले हैं उसको वो भी तो क्वेश्चन बिल्कुल देखो, मतलब पहले तो आप इसको लिखो डिफरेंट, तो जो जो क्वेश्चन डिफरेंट होंगे उसका साइन बनाते चले जाना, यानी कि वो क्वेश्चन है वैसा प्रोविजन में नहीं आया। इफ ऑडिटर अपॉइंटेड रिफ्यूज इट विल बी हेल्ड दैट नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड, तो पहले तो आप ये रख लेना कि ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ। फिर 139 का 10 कह रहा है विल अप्लाई प्रोवाइड दैट इफ नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड एग्जिस्टिंग ऑडिटर विल कंटिन्यू। ये आया है। आया था ना, हाँ जी, हाँ जी। 139 का 9 में आया था ये, 139 के 9 में कंटिन्यू करना होता था, 10 में ये बताया था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन कोमल बताएगी, आंसर छुपा लो आप अपने ना प्लीज। गवर्नमेंट कंपनीज आर ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड फॉर सीलिंग लिमिट ऑफ ऑडिट। गवर्नमेंट कंपनी क्या वो 20 में काउंट होगी, ये है क्वेश्चन। यस अनुज बताएगा आंसर। यस कहाँ लिखा था, कहाँ होता है? क्यों आप एक सेकेंड, अनुज बताएगा क्यों काउंट होगी। क्योंकि सीलिंग लिमिट विद प्रिस्क्राइब्ड कंपनी का भी मेंशन होगी। हाँ हो उसको बोलने दो ना। प्रिस्क्राइब्ड कंपनी से जिन्होंने सीलिंग लिमिट नहीं लगी, लाइक ओपीसी प्राइवेट कंपनी पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़ एंड अनलिस्टेड पब्लिक ओपीसी वाली है स्मॉल कंपनी ओपीसी एंड प्राइवेट कंपनी लेस देन पेड अप कैपिटल 100 करोड़। और एक और सीलिंग लिमिट कंपनी नहीं, सीलिंग लिमिट नहीं लगेगी, बाकी और सारे में लगेगी सीलिंग लिमिट। हाँ, और कौन सी थी चौथी, डोरमेट। अब मैं अनुज से क्यों पूछ रहा हूँ, एक हो जाता है, मैंने आपका नाम पूछ लिया था ना, ये अपना मस्त था। कुछ नहीं लिख रहा। दिमाग चलाओ, जब सामने वाला टीचर पूछता है ना तब ज्यादा चलता है, अदरवाइज जिसका पूछ लिया ना, बाकी वाले तो जो बच्चे बैठे हैं वो इम्प्लाइड ले जाते हैं, उसकी बारी है, मेरे को क्या। चलो जी अगला, गवर्नमेंट कंपनी भी, यानी कि सिंपल अगर मैं क्वेश्चन को खत्म करूं यहाँ पे, गवर्नमेंट कंपनी काउंट होगी, होगी 20 में गवर्नमेंट कंपनी काउंट होगी। क्वेश्चन नंबर 3 श्वेता, आंसर छुपा के प्लीज। इफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज एन ऑडिटर इज वॉइड एब इनिशियो इट शुड बी ट्रीटेड एज कैजुअल वैकेंसी। बिल्कुल भी नहीं, कैजुअल वैकेंसी में तो आप छोड़ के जा रहे होते हो या निकाल रहे होते हैं, तो ये कैजुअल वैकेंसी होगी कि नहीं, नहीं होगी, तो ये तो वॉइड एब इनिशियो है, बात ही खत्म। फोर्थ राघव, an auditor can be appointed as first auditor of a newly formed company simply because his name has been stated in article of association. False. क्यों, रीजन बताओ कविता। क्योंकि अपॉइंटमेंट के प्रोविजन अब आपको बताओ। बात तो सही है, अभी मैं उसको ये बोला था। क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं अच्छा, इन 30 डेज। तो आपको वही वाले अपॉइंटमेंट वाले प्रोविजन बता देने हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, तो यहाँ पे तो आर्टिकल में नाम लिखा हुआ है, तो बोर्ड ऑफ ने किया नहीं, बोर्ड फेल हो गया तो मेंबर में भी नहीं किया, तो ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। 5 CA Mr. X is auditor of PQ Limited in which one of his relative is having substantial interest, whether Mr. X qualified to be an auditor, whether Mr. X is qualified, रिलेटिव का इंटरेस्ट है, रिलेटिव का इंटरेस्ट है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, यानी कि ये कहाँ पे सेक्शन, किस सेक्शन की रेफरेंस होगी। डिस्क्वालिफाइड का एक सेकंड, एक बंदा बोले, अनुज बोलो, 141(3) का D का 3। आप बोलो, गारंटी थी उसमें, उसमें गारंटी थी। उसको आप बोलो श्वेता। फेस वैल्यू ये ना वो वैसा है एक सेकंड, कोमल को बोलने दो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक कंपनी का हो सकता है, वो लोग प्रोविजन आता है। क्या, मैं खुद ही याद करती हूँ। राघव जी ट्राई करो डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन फेस को। वैल्यू फेस वैल्यू है मेरे इधर एक तो लग फिर फेस तो वैल्यू 141 का 3 का फर्स्ट है, फिर ये हाँ ये वही वाला है। एक और आपके पास टॉपिक था जहाँ पे रिलेटिव उसका डायरेक्टर नहीं हो सकता, तो वो अलग है, एच था, ई था, वो ई नहीं था, जी था, एफ था, फिर पहले वही तो बोला था मैंने, आपको याद नहीं रहते, मेरे को भी भूलो। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। राघव, ऑडिटर शुड स्टडी द MOA एंड AOA ऑन द वैलिडिटी ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। कह रहे हैं अगर आपकी अपॉइंटमेंट हो रही है तो AOA और MOA पढ़ोगे। अभी आपके पास वो था लेटर,
ऑडिट का वो लेटर वगैरह देगा जो मैनेजमेंट से वो आप लेते हो, ठीक है। कौन सा समझ सकते हो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। एंगेजमेंट लेटर। यार इस चैप्टर में कहाँ पे आया था? हाँ श्वेता ठीक बोल रही है, थोड़ा और को रिलेट करो। जो 15 दिनों में वो नहीं देना होता था इंटीमेशन, ADT1 ये वो वाली चीज थी। यहाँ पे वो चीज बतानी है आपको। ADT1 उसकी अपॉइंटमेंट का लेटर मिलेगा उसको, इंटीमेशन थी 15 दिनों के अंदर। ROC को और ऑडिटर को कौन देती है? कंपनी। तो उसके हिसाब से बोलना है। मैं आपको वो चाह रहा था वैसा बोलो, लेटर वाली कोई चीज, ये नहीं बोल रहा था मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर ही बोल दो। एक जगह पे आया था ना जब आपने कहा रिटन रिप्रेजेंटेशन जैसे, वो तो दूसरा है यार, सर्टिफिकेट्स में है। तो इसका आंसर आपको देना कैसे है? थोड़ा टेक्निकल देखो ना, इसका आंसर आपको उस सेंस में देना है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, अ कैजुअल वैकेंसी कॉज्ड बाय रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर कैन बी फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। No, sir. क्यों? इसकी कंसेंट के साथ विदिन 3 मंथ्स में करना होता है। पूरा आंसर बताओगे कविता? Within 3 months with the approval of the members in the case of पूरा आंसर नहीं है ये कोमल, पहले बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग देन सीजी के। ये भी गलत है। बोर्ड 30 days रेजोल्यूशन, में बोर्ड रेजोल्यूशन। एक सेकंड, अब अनुज बोलेगा सिर्फ। 30 days में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे, 3 मंथ लेंगे अप्रूवल लेंगे हाँ। बोर्ड मेंबर्स ऑफ को। डायरेक्टर रेजोल्यूशन पास करके 30 डेज में सीजी पास जाएंगे। अरे भाई वो क्या बोल रहे हो आप कोमल जी? कैजुअल वैकेंसी चल रही है, आप रिमूवल पे पहुंच गए हो। रिमूवल का केस था वो बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म, वहां पे था बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। यहाँ पे आप लोग रेजोल्यूशन कर रहे हो, देखो 139 के 8 में रेजोल्यूशन है कैजुअल वैकेंसी में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है सिर्फ, रेजोल्यूशन थोड़ी ना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करते हैं 30 डेज में, कैजुअल वैकेंसी की बात हो रही है यहाँ पे। रेजोल्यूशन हाँ देखो 139(8) खोल के देखो, पीछे पता चल जाएगा। हर क्लास में 5-5 बार तो 139(8) पढ़ा रहा हूँ, फिर भी इतनी दिक्कत। आपके आंसर ठीक है लेकिन आपको कोरिलेट करना पड़ेगा ना। कैसे कोरिलेट करना है? ये थोड़ी 3 मंथ में। पहला आप ये लिखो कि 139(8) के अकॉर्डिंग रेजिग्नेशन का केस है, तो पहले तो 30 डेज में BOD फिल करेंगे प्लस, तो और कौन करेगा कविता? करेंगे तो पहले तो BOD ही करेंगे ना, पहले तो BOD करेंगे। नॉर्मल केस हो चाहे रिजाइन का केस हो, रिजाइन का केस है तो प्लस आ जाता है, प्लस यानी कि ऑल्सो। कंफर्मेशन 3 मंथ से 3 मंथ्स में मेंबर की लेनी पड़ेगी। मुझे लगता था कंपनी ऑडिट तो आता होगा, मतलब टिप्स पे होगा कि चैप्टर में, मतलब है ही क्या। 26 आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद कॉस्ट ऑडिट की 5 मिनट की रिवीजन, फिर छुट्टी। आज का लास्ट क्वेश्चन 26, मिस्टर एन, अ मेंबर ऑफ ICA ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स is qualified to be appointed as an auditor of Indian companies। सीए प्रैक्टिस आईसीए तो ये भी सीएन प्रैक्टिस ही है। पर आईसीए का इंग्लैंड का तो वहां इंडिया का मेंबर ऑफ आईसीए। तो 141 में आना एक बार, स्टार्टिंग में देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है, अपने कंट्री के बारे में कुछ लिखा हुआ है, अंडर द एक्ट कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। 141 में सबसे पहला पॉइंट पे आ जाओ। मैं तो वैसे कह रहा हूँ 141 पढ़ के दिखा ना पहला पॉइंट, एलिजिबिलिटी। आगे पूरा पढ़ो। क्या इंग्लैंड वालों को आप घुसा सकते हो कि नहीं? मेरे को उसका प्रूफ दो। कुछ लिखा हुआ है? नहीं, ये लिखा था प्रैक्टिस ही नहीं किया। समझ गए? हाँ जी तो आप अपने इमोशंस के सहारे कंपनीज ऑडिट में आंसर नहीं दे सकते। सर, अगर कोई बाहर का सीए है वो यहाँ प्रैक्टिस कर रहा है तो कर सकता है ऐसे? हाँ तो अपना सर्टिफिकेट यहाँ से लेना पड़ेगा ना फिर। यहां से सीए वैसे करेंगे। तो फिर यहां से ऐसे मिल जाएगा। मिल जाता है, जैसे आपकी CP होती है, 1-2 पेपर क्लियर करने होते हैं तो आपको मिल जाता है वो जो 1-2 पेपर होंगे। हाँ वो तो है। अब कनाडा वालों के साथ जैसे थोड़े दिन पहले वो MOU साइन हुआ है, डन। तो इसी के साथ अपना कंपनी ऑडिट खत्म, और इसके बाद हम कुछ 5 या 10 मिनट की एक अलग से क्लिप बनाएंगे कोस्ट ऑडिट की। ठीक है, ओके, बाय बाय।